नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। अमित शाह ने नीतीश कुमार का नाम सीएम पद के लिए नहीं लिया था, उसके बाद चर्चाएं बढ़ गई थी। हालांकि अब नीतीश की तबीयत बिगड़ने की बात और कार्यक्रम रद्द करने के बाद बीजेपी नेता कहने लगे कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, फिर भी सीएम बनाएंगे ये नहीं कहा। अब जेडीयू ने अपना पक्ष खुलकर रखा है और अमित शाह को साफ संदेश दे दिया है। पार्टी की ओर से एक्स हैंडल पर एक पोस्टर जारी कर स्लोगन लिखा गया है, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। बता दें, इससे पहले नीतीश कुमार अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान से परेशान बताए गए थे। उधर आरजेडी ने साफ कह दिया है कि नीतीश चुनाव से पहले उनके साथ आ सकते हैं। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने बड़े खेल की तरफ इशारा किया। नीतीश कुमार के साथ आने के सवाल पर शक्ति ने कहा कि पार्टियों के बीच मतभेद से ज्यादा जरूरी है राष्ट्र और लोकतंत्र, इसलिए राजनीति में सभी तरह की संभावनाओं के लिए दरवाजे खुले हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। बदले राजनीतिक माहौल में अगर राष्ट्र और लोकतंत्र को बचाने के लिए दोनों साथ आते हैं तो इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। शक्ति यादव के इस बयान के बाद नीतीश के फिर से पाला बदलने की हवा ने और जोर पकड़ लिया। चुनाव आयोग लगातार घिरता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में एक खास वर्ग और जाति के वोट काटने का मामला आया। कांग्रेस पहले ही चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठा रही है। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली चुनाव से पहले लगातार शिकायतें कर रही है। इस बीच अब ओडिशा की बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने भी चुनावी वोटिंग में हेरफेर का मुद्दा उठाया है। इसी मुद्दे को लेकर बीजेडी के नेता आज दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे। ये प्रतिनिधि मंडल 2024 की ओडिशा विधानसभा और लोकसभा चुनावों में वोटों के बीच पाई गई गड़बड़ियों को लेकर एक ज्ञापन सौंपने आया था। बीजेडी के 7 सांसदों ने मीडिया को बताया कि पोस्ट पोल विश्लेषण के दौरान ये पाया गया कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में वोटिंग के पैटर्न में असमानता थी। बीजेडी सांसद डॉक्टर अमर पटनायक ने कहा कि विश्लेषण के दौरान पाया गया कि कुछ ईवीएम में डाले गए कुल वोट और गिने गए कुल वोटों के बीच अंतर था। ये अंतर 600 से 784 वोटों तक था। ये गड़बड़ियां पूरे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं। बीजेडी ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईवीएम के साथ जुड़े मैनुअल प्रोसेस में अधिक भरोसे की मांग की। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग क्या कहता है या केवल शायरी सुनाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के तहत लोकतंत्र सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है, क्योंकि उसने पारदर्शिता को खत्म करने के लिए चुनाव कराए जाने के नियमों में बिना सोचे समझे संशोधन किया। स्टालिन ने सभी पार्टियों से इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर हमला करार देते हुए मुकाबला करने की अपील की। स्टालिन ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा चुनाव बूथ का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के निर्देश के बाद केंद्र सरकार सीसीटीवी फुटेज सहित चुनावी दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए यह संशोधन लेकर आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी नीति केंद्र सरकार का भय हरियाणा से आगे महाराष्ट्र को लेकर चिंता को दर्शाता है, जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी सुनियोजित और नापाक जीत ने गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। उन्होंने कहा यह चौंकाने वाला है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने लड़ने के बजाय स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं और आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को नुकसान पहुंचाने में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर अजित पवार के खिलाफ खुलकर बोल गए एनसीपी नेता छगन भुजबल को लेकर अब डिप्टी सीएम अजित पवार ने जवाब दिया। अजित ने कहा कि कुछ लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, लेकिन कभी कभी नए लोगों को मौका देना पड़ता है। बेवजह गलतफहमी पैदा करना ठीक नहीं। इसके साथ ही पवार ने यह भी कहा कि हमने इस बारे में भी सोचा है कि हम लोगों को केंद्र में कैसे मौका दे सकते हैं, बजाय इसके कि उन्हें राज्य सरकार में एक और मौका दिया जाए। अजित पवार कभी दूसरों का अनादर नहीं करता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के रोजगार बांटने को इवेंट मैनेजमेंट करार दिया है। खड़गे ने कहा कि मोदी जी ने आज फिर चंद हजार रोजगार बांटने का इवेंट मैनेजमेंट स्टंट किया। अपने 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने के वादे को छुपाने के लिए उन्हें समय समय पर ऐसी लीपापोती करनी पड़ती है। आरटीआई से पता चला है कि केवल केंद्र सरकार के 80 विभागों में अकेले 9.56 लाख पद खाली हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े डिफेंस डिपार्टमेंट में भी 2.13 लाख पद रिक्त हैं यानी खाली हैं। अग्निवीर योजना ने युवाओं का भविष्य बिगाड़ दिया है।
उन्होंने कहा कि रेलवे में 3.16 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है। मानव संसाधन की कमी के चलते रेल हादसे बढ़े हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी से जुड़े केंद्र के गृह मंत्रालय विभाग में भी 1.28 लाख कर्मियों के पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार के विभागों में खाली पड़े इन लाखों पदों की ये स्थिति 1 मार्च 2023 तक की है। यही नहीं, सरकारी महकमों में नौकरियां भरने के बजाय पिछले 10 सालों में अकेले PSUs में ही भारत सरकार के हिस्सों को बेच कर 5.1 लाख पद भाजपा ने खत्म कर दिए हैं। कैजुअल व कॉन्ट्रैक्ट भर्ती में 91% का इजाफा हुआ है। SC, ST, OBC की 2022-23 तक 1.3 लाख पद कम हुए हैं। ऊपर से पेपर लीक, परीक्षा पत्र पर GST, मुट्ठी भर नौकरियों से भगदड़ होना, रोजगार के झूठे आंकड़े पेश करना, अनपेड लेबर को नौकरियों की तरह गिनना, ये सब मोदी सरकार के युवाओं के प्रति शर्मनाक नकारात्मक रवैये का पर्दाफाश करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला के तहत 71,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुवैत दौरे के समय उनकी भारत के युवाओं और प्रोफेशनल से लंबी मुलाकात हुई और वापस आने पर पहला कार्यक्रम देश के नौजवानों के साथ होना सुखद संयोग है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के हजारों युवाओं के लिए आज जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। आपका वर्षों का सपना पूरा हुआ है, वर्षों की मेहनत सफल हुई है। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों में सरकारी नौकरी देने का अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पेगासस स्पाईवेयर पर अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला। उनके मुताबिक कोर्ट के फैसले से उन आरोपों को बल मिलता है कि भारत में 300 व्हाट्सएप नंबरों को निशाना बनाया गया। उन्होंने केंद्र सरकार के कई तीखे सवाल पूछे। बता दें, अमेरिकी कोर्ट ने सुनवाई के दौरान NSO ग्रुप को हैकिंग और कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाया था। कोर्ट का कहना था कि अब मामला सिर्फ हर्जाने के मुद्दे पर ही आगे बढ़ेगा। अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह फैसला साबित करता है कि कैसे अवैध स्पाईवेयर रैकेट में भारतीयों के 300 व्हाट्सएप नंबरों को निशाना बनाया गया था। उन्होंने पूछा कि टारगेट किए गए 300 नाम कौन हैं? 2 केंद्रीय मंत्री, 3 विपक्षी नेता, संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी, पत्रकार और बिजनेस से जुड़े लोग कौन हैं? बीजेपी सरकार और एजेंसियों को कौन सी जानकारी मिली थी? इसका इस्तेमाल या दुरुपयोग कैसे हुआ और इसका क्या नतीजा निकला? क्या मौजूदा सरकार और NSO के स्वामित्व वाली कंपनी के राजनीतिक एग्जीक्यूटिव अधिकारियों के खिलाफ उचित आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे? रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि देश इन सब सवालों के जवाब जानना चाहता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात करते हुए आगे लिखा कि क्या सुप्रीम कोर्ट मेटा बनाम NSO में अमेरिकी कोर्ट के फैसले पर ध्यान देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट 2021-22 में पेगासस स्पाईवेयर पर तकनीकी विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए आगे बढ़ेगा? क्या अब सुप्रीम कोर्ट अब पेगासस मामले में न्याय की पूर्ति के लिए मेटा को 300 नाम सौंपने के लिए कहेगा? बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। इसे लेकर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा योजना नहीं है। उनसे पूछिए कि दिल्ली में बीजेपी ने बीते 5 साल में क्या काम किया। दिल्ली में 2 सरकारें हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है और आधी बीजेपी की केंद्र सरकार की है। आप सरकार ने बिजली, पानी समेत कई काम किए हैं, लेकिन इन्होंने क्या काम किया? दिल्ली में 7 MP बीजेपी के ही हैं, LG इनके हैं, फिर भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। बता दें, इससे पहले बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया था। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भ्रष्टाचार, वायु प्रदूषण और यमुना नदी के प्रदूषण समेत कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नो डिटेंशन पॉलिसी पर सोमवार को फैसला लिया। मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने इस फैसले की जानकारी दी। इस फैसले के मुताबिक अब 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फेल होने पर अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। अभी तक 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने के बावजूद बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फेल होने वाले छात्रों को 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। अगर छात्र इसमें भी असफल रहते हैं तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा और उन्हें दोबारा उसी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा।
कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए सोनाक्षी सिन्हा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद बवाल मच गया है। कुमार विश्वास ने एक प्रोग्राम में कहा था कि अपने बच्चों को रामायण गीता पढ़वाइए, वरना ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। कुमार विश्वास के इस बयान को शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोनाक्षी सिन्हा के समर्थन में बोला है और कुमार विश्वास को निशाने पर लिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कुमार विश्वास जी, आप में राम कथा वाचक बनने की बड़ी लालसा है। काश थोड़ी सी प्रभु राम की मर्यादा, उनकी शालीनता भी आप में होती। एक लड़की के ऊपर आप फूहड़ टिप्पणी करके सस्ती तालियां तो बटोर सकते हैं, पर सम्मान नहीं। एक लड़की के पिता हैं आप, थोड़ी सी भी शर्म हो तो माफी मांगिए। उन्होंने कहा कि अगर आपके अपने घर में एक बेटी हो तो क्या आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे? ऐसा करने पर आप किस हद तक गिरे हुए हैं, इसका तो अंदाजा लग ही गया है। कुमार विश्वास जी, आपने सोनाक्षी सिन्हा के अंतरधार्मिक विवाह पर तो घटिया तंज किया ही, पर अपने अंदर महिलाओं की जो असल सोच है उसे भी उजागर कर दिया। आपके शब्द, वरना आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाएगा। क्या लड़की कोई सामान है जिसको कोई कहीं उठाकर ले जाएगा? कब तक आपके जैसे लोग एक औरत को पहले पिता और फिर पति की संपत्ति समझते रहेंगे? हमेशा के बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए गए बयान पर बवाल चल ही रहा है कि इस बीच अहमदाबाद के खोखरा इलाके में बाबा साहेब की एक मूर्ति की नाक तोड़ दी गई। इससे इलाके में तनाव के हालात बन गए हैं। भारी संख्या में जमा लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि दोषियों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस निरीक्षक एन.के. रवारी ने कहा कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने अहमदाबाद शहर के खोखरा इलाके में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति की नाक और चश्मे को तोड़ा है। महाराष्ट्र में मचे घमासान के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अशांत परभणी जिले में सोमवार को पहुंचे। उन्होंने इस घटना में दुखद रूप से मारे गए छात्र की फोटो के सामने श्रद्धांजलि अर्पित की। मृतक के परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि छात्र की मौत पुलिस हिरासत में हुई। बता दें, परभणी में अचानक भड़की हिंसा के बाद पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी थी, जिसके बाद कुछ लोगों के हिरासत में लिया गया था, जिसमें पुलिस हिरासत में एक दलित छात्र जो लॉ स्टूडेंट था उसकी मौत हो गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को तमिलनाडु के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज वी रामसुब्रमण्यन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया। बता दें, इससे पहले पूर्व सीजे चंद्रचूड़ का नाम इस पद के लिए चल रहा था, बस नाम चला और बवाल हो गया, जिसके बाद चंद्रचूड़ ने इसका खंडन किया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की सूची में नहीं रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाली 12 सदस्यीय चयन समिति ने 2 नामों की सिफारिश की है। ये है भारत की हॉकी पुरुष टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पुरुषों की ऊंची कूद T64 क्लास पेरिस पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार, लेकिन मनु भाकर का नाम इस सूची में नहीं है। इस पर बयान देते हुए मनु के पिता रामकिशन भाकर ने निराशा जताई। उन्होंने मनु भाकर को यह अवार्ड देने के लिए आवेदन किया था। मनु के पिता रामकिशन भाकर ने कहा कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक हासिल करने का क्या मतलब है अगर आपको पुरस्कारों के लिए भीख मांगने पड़े। फिल्म मेकर श्याम बेनेगल का सोमवार को निधन हो गया। बता दें, 14 दिसंबर को ही उन्होंने अपना 90वां जन्मदिन मनाया था। वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सोमवार शाम करीब 7 बजे उन्होंने आखिरी सांसें लीं। अंकुर, मंथन, जुबैदा, वेलकम टू सज्जनपुर और भूमिका जैसी फिल्मों के लिए चर्चित वेनेगल पैरेलल सिनेमा के अग्रणी निर्देशकों में शुमार किए जाते हैं। श्याम को 1976 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर तौहीद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की है। हुसैन ने आज मंत्रालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। बता दें, बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना भारत आ गई थी और तब से वो भारत में ही हैं। यूपीएससी एग्जाम में धोखाधड़ी और ओबीसी और विकलांगता कोटे का गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप में गिरफ्तार पूर्व आईएएस पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यूपीएससी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया था। पूजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। जस्टिस चंदर धारी सिंह की बेंच ने 27 नवंबर को मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पंजाब के गुरदासपुर में ग्रेनेड हमले में कथित रूप से शामिल 3 कथित खालिस्तानी आतंकियों को सोमवार 23 दिसंबर को तड़के पीलीभीत में यूएसटीएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया। पंजाब की डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। यूपी पुलिस ने बताया
कि आरोपियों की पहचान गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह के रूप में हुई है। ये सभी गुरदासपुर के निवासी हैं। ये एनकाउंटर पीलीभीत जिले के पूरनपुर इलाके में हुआ। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।